वज़ीर आज़म के ओहदे को लेकर मची खींचतान के दरमियान INDIA इत्तेहाद की आज से मुंबई में 2 रोज़ा मीटिंग। इत्तेहाद के लोगों, झंडे और कन्वीनर के नाम पर होगा तबादला ख्याल। महाराष्ट्र के बरसरी इख्तिदार कौमी जमहूरी इत्तेहाद की मीटिंग मुंबई में आज। NDA की मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। सदर द्रौपदी मुर्मू का 2 रोज़ा छत्तीसगढ़ दौरा आज से। रायपुर में ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम में होंगी शामिल। भारत आज से मिस्र में शुरू हो रहे 34 ममालिक के मुश्तरका फौजी मश्क एक्सरसाइजेस ब्राइट स्टार में ले रहा है हिस्सा। 549 फौजी एहलकारों के साथ भारतीय दस्ता ले रहा है हिस्सा। अमेरिका के फ्लोरिडा साहिल से टकराने के बाद तूफान जालिया ने जॉर्जिया में दी दस्तक। जॉर्जिया में सैलाब जैसे हालात, फ्लोरिडा में मुतासरा इलाकों का जायजा जारी। खेलों में एशिया कप क्रिकेट में पल्लेकल में श्रीलंका का बांग्लादेश से मुकाबला आज। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से दी करारी शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली NDA को चैलेंज करने के लिए इस पे इख्तलाफ की तरफ से तश्कील दिया गया इत्तेहाद INDIA की मुंबई में आज से 2 रोज़ा मीटिंग शुरू हो रही है। इस मीटिंग में इत्तेहाद के राब्ताकार यानी कन्वीनर के नाम का फैसला करने के अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील का भी इम्कान है। ताहम वज़ारत उज़्मा के चेहरे पर शुक्कों के शुबहात के दरमियान इस सियासी इत्तेहाद के मुस्तक़बिल पर सवालात उठ रहे हैं। मुंबई इजलास से कबल अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तमाम पार्टियों में वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए दावेदारी भी देखने को मिली। कांग्रेस, JDU और तृणमूल के बाद अब SP, शिवसेना, UBT और आम आदमी पार्टी के वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए दावा पेश किया है। इसके पेश नज़र INDIA इत्तेहाद के लिए आगे का रास्ता काफ़ी कांटों भरा नजर आ रहा है। और मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग के जवाब में आज NDA की मीटिंग भी होगी। ख्याल रहे कि दोनों इत्तेहाद की ये मीटिंग मुंबई में हो रही है। NDA मीटिंग में मजीद हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के एकनाथ शिंदे, BJP और NCP के अजीत पवार खास तौर से मौजूद रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर मुस्बत तब्दीली का साल के रियासती सतह के आगाज़ में शिरकत करेंगी। वो कल बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी शिरकत करेंगी। वो रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ कल मुंबई का दौरा करेंगे। वो मझगांव डॉक शिपया बिल्डर्स लिमिटेड में बनाए जा रहे जंगी जहाज महेंद्रगिरी की इफ्तिताई तकरीब में मेहमानी खुसूसी होंगी। MDL के जरिए तैयार महेंद्रगिरी चौथा जंगी जहाज है और भारतीय फौज के प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वां स्टेल्थ फ्रीगेट है। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की विरासत म्यूजियम धरोहर का भी दौरा करेंगे। भारत आज से मिस्र में शुरू होने वाली मश्क ब्राइट स्टार 23 में हिस्सा ले रहा है। ये फौजी मश्क आज से शुरू होकर 14 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसकी क़यादत US, सेंटकॉम और मिस्री फौज करेगी। मश्क ब्राइट स्टार 23 में 34 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। ये मशरक़ वस्ता शुमाल अफ्रीका के खित्ते में सबसे बड़ी मुश्तरका फौजी मश्क है। भारतीय मुसल्लह अफवाज पहली बार 549 एहलकारों के साथ इस मश्क में शिरकत कर रहे हैं, जहां भारतीय फौज की नुमाइंदगी 23 जाट बटालियन करेगी। ये मश्क भारतीय फौज के लिए दिफाई ताउन बढ़ाने और तजुर्बात का तबादला करने का एक बेहतरीन मौका है। इसमें सलामती के नए खतरा से निमटने और आलमी अमन को बरकरार रखने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मश्क में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की ज़ेर क़यादत साइबर सिक्योरिटी पर भी बातचीत का मंसूबा है।
पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में अहम किरदार अदा करेगा। भारत में पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 इजलास का इनेकाद अक्टूबर में किया जाएगा। इस इजलास में दुनिया भर के सरमायाकार, स्टार्टअप और मुहक्किकीन हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने ग्लोबल इंडिया AI 2023 स्टीयरिंग कमेटी की सदारत की। ये कमेटी इस इजलास का फ्रेमवर्क तैयार करने और इसे आखिरी शक्ल देने का काम करेगी। और अगली खबर है, चंद्रयान 3 से मुतालिक प्रज्ञान रोवर चांद के राजों को दरियाफ्त करने में मुसलसल मसरूफ है। इसरो ने कल 2 तस्वीरें जारी की हैं। प्रज्ञान रोवर ने कल भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे तकरीबन 15 मिनट के फासले से विक्रम लैंडर की एक और तस्वीर भेजी है। इसरो के साबिक चेयरमैन जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में एक मजमून लिखा है। उन्होंने खलाई टेक्नोलॉजी की सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करने और साइंसी बिरादरी को ताउन फराहम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। जी माधवन नायर ने तफसील से लिखा कि किस तरह वजीर आजम मोदी ने हमेशा खलाई टेक्नोलॉजी के इम्कानात पर तवज्जो दी। उन्होंने साइंसी बिरादरी को ताउन फराहम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और तारीफ की। भारत का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। गाड़ी की लॉन्च रिहर्सल और अंदरूनी चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है। आदित्य L1 सूरज की सतह पर क्रोनल हीटिंग, क्रोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर सरगर्मियों को समझने की कोशिश करेगा। सूरज पर आने वाले शमसी तूफानों का भी मुताला किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खलाई लेबोरेटरी होगी। ये मुकम्मल तौर पर मकामी मिशन है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जमहूरी शुमाली मैक्टोनिया के वजीर खारजा यजर उस्मानी भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी आमद की तस्वीर शेयर की। अरिंदम बागची ने कहा कि उनका भारत का सरकारी दौरा और इस पर उनका पुरतवाक इस्तकबाल, उनके दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। और चंद्रयान के चांद की सतह पर उतरने के एक हफ्ते बाद कल रात आसमान नीले रंग के सुपर मून से जगमगा उठा। दरअसल हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पूरे चांद की तारीख को सुपर मून कहा जाता है। एक ब्लू मून उस वक्त होता है जब सुपर मून महीने में 2 बार आता है। बाद वाले को ब्लू मून कहा जाता है और इससे कबल 1 अगस्त को पूरा चांद यानी सुपर मून था। ये मंजर मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई इलाकों में देखने लायक था। वियतनाम के शहर हनोई में ब्लू सुपर मून को पानी के ऊपर उठते हुए देखने के लिए लोग शहर की मगरबी झील पर पहुंच गए। ये नज़ारा बहुत ही खुशकुन था। यूनान में भी एथेंस के नज़दीक पोसिडान के कदीम मंदिर में ब्लू सुपर मून का शानदार नज़ारा देखा गया। यरूशलेम में भी चांद का ये नज़ारा निहायत खूबसूरत था। आइंदा G20 सरबराही इजलास के पेश नज़र दिल्ली पुलिस मुल्क की राजधानी में सिक्योरिटी के वसीह इंतजाम करने में मसरूफ़ है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और धमाकेखेज़ मवाद का पता लगाने के लिए एक हिफाजती मशक भी की। दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है? हमारे नामा निगार मुकेश शुक्ला ने DCP क्राइम ब्रांच से बातचीत की। ये देश तैयार है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो न केवल हमारे पूरे भारतवर्ष में है, बल्कि दिल्ली पुलिस एक अहम रोल यहाँ अदा कर रही है। चप्पे चप्पे पर उनकी सिक्योरिटी होगी, लेकिन डॉग स्क्वाड किस तरह से काम करेगा, उसकी क्या यहाँ पर उसका क्या रोल होगा, इस पर बात करेंगे DCP क्राइम ब्रांच से। किस तरह से उनका रोल होगा, डॉग स्क्वाड की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, कितने डॉग स्क्वाड हमने शामिल किए बेड़े में। दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल 79 ट्रेंड K9s हैं, जिसमें से 69 हमारे पास स्निफर हैं, जो कोई भी एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ये जो 69 ट्रेंड K9 है, स्निफर हैं, इनको हमने G20 के जो वेन्यूज़ हैं, जहाँ पे VVIPs आएंगे, हेड ऑफ़ द स्टेट्स आएंगे, जहाँ पे वो रुके हुए हैं, होटल्स हैं, रूट है, उन सभी अहम जगहों पर हमने उनको तैनात किया है। देश ऑलरेडी 15 अगस्त से निकला और फेस्टिवल सीजन्स भी चल रहे हैं। ऐसे में कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिग्नेटरीज आएंगे वो सारे हाई प्रोफाइल्स होंगे। दिल्ली पुलिस पहले भी काफ़ी बड़े प्रोग्राम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर के करवा चुकी है। हम पूरी तरह सक्षम हैं और बाकी भी सारी एजेंसीज़ हमारे साथ
मिलकर काम कर रही हैं। ये जो ट्रेन डॉग्स हैं इनको कहाँ कहाँ ट्रेन किया गया है, किस तरह की इनको ट्रेनिंग दी गई? लेटेस्ट हमारे पास हमने 34 पप्स हैदराबाद से लिए थे। उनको हमने 6 महीने के लिए ITBP भानु जो K9 ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनको ट्रेन कराया है। वो बिल्कुल फ्रेश हैं ट्रेनिंग से, और अब उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। जो G20 के जो वेन्यू हैं, राजघाट भी और ITPO प्रगति मैदान भी, और जो बाकी जगह जहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और बाकी सभी देशों के हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे और हेड ऑफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वहाँ सभी जगह इनको बड़ी मुस्तैदी से तैनात किया गया है। जिस तरह से अभी आपने ड्रिल कराया था उसमें क्या स्पेशलाइजेशन रहा, किस तरह का रिजल्ट रहा जो आपने अभी हाल ही में कंडक्ट किया? लगातार ड्रिल कराते रहते हैं, जिसमें कि हम अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ चीज़ छुपा के रखते हैं, जिसमें कि एक्सप्लोसिव जैसी स्मेल हो या नारकोटिक जैसी स्मेल हो या कोई IED टाइप से की कोई ऐसी चीज़ हो, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनकी जो एक उनका स्किल सेट है, वो स्किल सेट देखने के लिए कि वो कितने एक्यूरेट हैं, कितने सही हैं और कैसे पकड़ पा रहे हैं। और हमारा K9 स्क्वाड इसमें बार बार सफल रहा है। ये थे DCP सतीश कुमार जो बता रहे थे कि देश तैयार है G20 के मंच के लिए। न केवल दिल्ली पुलिस ने कमर कस रखी है बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग जैसी कुदरती आफात से नबर्द आजमा हालात हैं। ऐसे में भारतीय फ़िज़ाइया मुसलसल मुतासरा लोगों की मदद कर रही है। बुध को भी भारतीय फ़िज़ाइया ने रियासत के मंडी में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान तकसीम किया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में अराजी के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल धारानी शुरू किया था, लेकिन पोर्टल में कई खामियों की वजह से रियासत भर के किसान काफ़ी परेशान हैं। इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, DD न्यूज़ की टीम ने इसकी छानबीन किया। ये देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के किसानों की ज़मीन को ऑनलाइन करने के लिए रियासती हुकूमत ने साल 2020 में धारानी पोर्टल का आगाज़ किया था, जिसके बारे में हुकूमत ने दावा किया था कि ये पोर्टल किसानों और हुकूमत के तर्ज ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने में संग मील साबित होगा। स्कीमें आसानी से किसानों तक पहुंच सकेंगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल बरक्स। आज 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी तेलंगाना के किसान इस पोर्टल को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इसकी छानबीन करने के लिए DD न्यूज़ की टीम हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर वजीर आला के असेंबली हल्का गजौल पहुंची, जहां किसानों से बात करने के बाद पता चला कि रियासत भर में हजारों किसान महंगाई की वजह से जगह जगह भटकने पर मजबूर हैं। धरानी पोर्टल में बेज़ाब्तियां हैं, जिसमें किसानों की गलत तफसीलात की वजह से उन्हें अपनी ज़मीन की दुरुस्त तफसीलात के इंदराज के लिए हुक्काम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संजय रेड्डी पेर में ये धरने की वजह से पूरा तकलीफ आ रही है हमारे को। अब मेरे पास 1 ही एकड़ है, ये जीवनाधार मेरा इसमें ही चल रहा है। ये सरकार आने के बाद मेरे को ये हालत हो गए, ये भी एकड़ नहीं है तो हम लोग जीना मरना एक ही है। इसको कम से कम इसको बदलना चाहिए, लेकिन इससे फ़ायदे से ज़्यादा हमारे को तकलीफ ही ज़्यादा हो रही। 15 गुंटल है मेरे पास 1 ही 1.5 एकड़ में, इसमें मेरा जीवन आधार चलता है। मेरा बाल बच्चों का पालन पोषण भी इसमें होता है। अभी दूसरों के नाम पे हो गए, दूसरा आके मेरे ज़मीन है बोल के बोल रहे। ये धरने के वजह से पूरा ये दिक्कत ही आ रही। మాకు 161 सर्व नंबर एकरा मैं कहाँ जाऊँ? मी सेवा में गया, मंडल ऑफिस में गया, सरकारी दफ्तरों में गया, हर एक जगह बोल के इधर आए तो उधर जाओ, वो 10 पेपर उधर है बोल के उधर है, इधर है बोल के जाओ बोल रहे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। रियासत के लोगों का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ऑनलाइन पोर्टल धरानी के जरिए किसानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये हैदराबाद IT हब है। यहाँ पे दुनिया के जाने माने बड़े बड़े IT कंपनीज है, और ये जो धरनी का सॉफ्टवेयर बना है ये इतना खराब और फालतू सॉफ्टवेयर है जो वांटेडली खराब है, जो इसका कोई परमिशन नहीं रहता। सिर्फ इसका बटन, किसका ज़मीन हड़पना है, किसका ज़मीन छोड़ना है, किसको प्राइवेट करना है, किसको मैपिंग में जो ऑनलाइन उसको ख़राब करना है, सारे कंट्रोल KCR और KTR के ऑफिस से ही चलता है पूरा। रियासत में इस भी इख्तलाफ की जमातों का कहना है कि हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने के बजाय एहतजाज को हरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी अराजी के तस्वीर के लिए ओहदेदारों के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। ये धरनी के नाम पर जो स्कीम लाए गए और वो गरीबों के, खासकर गांव में रहने वाले किसानों का लैंड्स और डिस्प्यूटेड लैंड के नाम पर जब्त किया गया। इसके कारण से लाखों किसान आज कोर्ट में जाना पड़ रहे। हाँ, किसान आज सुसाइड कर रहे। किसान परिवार ना बैंक लोन मिलता है, ना क्रॉप लोन मिलता है, ना कोई लैंड डिस्प्यूट रहने के कारण बहुत परेशान है लाखों लोग।
इसके विषय पर बहुत बड़ा आंदोलन किसान तेलंगाना में चला रहे हैं। ये पोर्टल हुकूमत तेलंगाना के महकमा महसूलात के ज़ेर इंतज़ाम है। एक तरफ रियासत भर के किसान इस ऑनलाइन पोर्टल की खामियों की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना के किसान इसके फ़वाइद हासिल करने से भी महरूम हैं। मरकज़ी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों में से ये एक है। और मलेश भट्ट, DD न्यूज़, तेलंगाना। अमेरिका में फ्लोरिडा से टकराने के बाद समुद्री तूफान इडालिया ने जुनूब मशरक़ी जॉर्जिया में दस्तक दी। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सैलाब का खतरा पैदा हो गया। हुक्काम ने पहला खदशा जाहिर किया था कि ताकतवर तूफान बिग बैंड वाले इलाके ग़र्क़ाब हो सकते हैं। फ्लोरिडा में हुक्काम अब भी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में नुकसान का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जुनूबी जॉर्जिया में पानी से फंसे मकीनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलाके की वीडियो फुटेज और तस्वीर में दिखाया गया है कि दोपहर के वक्त समुद्री पानी शाहराहों पर बह रहा है और आसपास के इलाके बड़े पैमाने पर सैलाब से घिरे हुए हैं। और अब रूस का रुख करते हैं। रूस की जानिब से वीटो किए जाने के बाद माली अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ कल ख़त्म हो गई हैं। रूस ने फ्रांस और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से पेश की गई करारदाद को वीटो कर दिया। सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने माली पर पाबंदियाँ और आज़ादाना निगरानी को मज़ीद 1 साल बढ़ाने के हक़ में वोट दिया, लेकिन रूस ने करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया, जिसके सबब ये करारदाद नाकाम हो गई। चीन ने वोटिंग से परहेज़ किया। माली पर 2017 से पाबंदियाँ आयद हैं। रूस ने इसे 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की तजवीज़ को वीटो कर दिया। गैबॉन में फ़ौज के ज़रिए इख्तियार पर कब्जे के बाद जंटा ने जनरल बर्स ओलाई को अपना लीडर करार दे दिया है। एरिगोएम प्रेसिडेंशियल गार्ड के साबिक सरबराह हैं। इससे कबल फ़ौज ने इख्तियार पर कब्जा कर लिया था और सदर अली बोंगो को घर में नज़रबंद कर दिया था। ये पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से वस्ती अफ्रीकी मुल्क गैबॉन में तीसरी मुद्दत के लिए बोंगो की जीत के ऐलान के बाद हुई है। फ़ौज के नुमाइंदे होने का दावा करने वाले अहदेदारों ने टेलीविज़न पर ऐलान किया कि इंतखाबी नताइज को कल अदम करार दिया गया है। सरहदें बंद कर दी गई और सरकारी इदारों को तहलील कर दिया गया है। दरअसल बोंगो ने अपनी रिहाइशगाह से जारी एक वीडियो बयान में गैर मुल्की इत्तेहादियों से ताउन की अपील की। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर इन दिनों माशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान के शहर मुजफ्फराबाद में परेशान अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बढ़ती हुई महंगाई और सरकारी सहूलियात से महरूम अवाम सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। ये मिसाइल प्योंगयांग से उड़कर बहरा जापान में गिरा। जापान और जनूबी कोरिया ने इस मिसाइल तजर्बे की तस्दीक की है। इसे शुमाली कोरिया के अमरकम जंग उन का अमरीका को जवाब करार दिया जा रहा है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि मिसाइल बुध की शाम देर गए शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत के इलाके से दागा गया। ये दावा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब अमरीका ने जनूबी कोरिया के साथ मिलकर शुमाली कोरिया के खिलाफ ताकत का मुजाहरा करने के लिए जजीरा नुमा कोरिया में तवील फासले तक मार करने वाले B-1B बमबार तैयारों की तरबियत हासिल की है। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शायर उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये चंद्रयान-3 से मुतालिक है। चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची, कीमाई अशिया की दरियाफ्त भी की, हाइड्रोजन की तलाश जारी है, और साथ ही साथ सुर्खी है सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में, जो कि जिसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं और लॉन्चिंग रिहर्सल इस सिलसिले में फ़िलहाल मुकम्मल कर ली गई है। अगली सुर्खी भी राष्ट्रीय सहारा से, और ये है इंडिया की तीसरी मीटिंग से मुतालिक, जो कि आज मुनक़िद होने वाली मुंबई में कन्वीनर और राब्ता कमेटी के चेयरपर्सन के नामों पर इस मीटिंग में मोहर लग सकती है। कई अहम फैसले भी लिए जाने का इम्कान है। 463 लोकसभा सीटों पर विशेषण के एक उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए खाका तैयार किया जाएगा, और इस बीच बीजेपी ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। 2024 में वापस आऊँगा, नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये पोस्टर जारी किया गया है। अगली खबर लेते हैं इनकलाब से, और ये मणिपुर से मुतालिक है। यहाँ पर एक बार फिर से गोलीबारी के वाक़यात पेश आए हैं, 2 लोग इसमें हलाक हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने G20 की सदारत से मुतालिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की नवी मीटिंग की है। तो G20 के लिए तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
वज़ीर आज़म का अजीम विजन हिंदुस्तान का सुनहरी दौर है, पीयूष गोयल का बयान। इसके साथ ही अगली सुर्खी सहाफ़त से, कश्मीर में नासाजगार मौसमी सूरत हाल की वजह से और शदीद बारिश और सड़कें बंद होने की वजह से इस बार कश्मीर में नासाजगार मौसमी सूरत हाल से सेब की पैदावार में कुछ 50% के करीब कमी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी इस बार सेब की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और आखिरी सुर्खी ले रहे हैं सहाफ़त से, दिल्ली को सरसब्ज बनाने के लिए 32 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए। गोपाल राय। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। खेल की खबरों को रुख करते हैं। एशिया कप के दूसरे मैच में आज पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों टीमें अच्छी शुरुआत के लिए बेताब हैं। काबिल जिक्र है कि श्रीलंकन टीम 6 मरतबा एशिया कप ट्रॉफी जीत चुकी है। बांग्लादेश पहली बार ये ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा, जबकि श्रीलंका अपने कई अहम खिलाड़ियों के बगैर इस टूर्नामेंट में उतरेगा। बांग्लादेश कमजोर हरीफ पर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करेगा। एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से था और इस मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन के बड़े फ़र्क से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने सेंचुरी वाली इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को 50 ओवर में 6 विकेट पर 342 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। बाबर 151 रन बनाने के बाद आउट हुए। साथ ही इफ्तिखार ने 109 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 214 रन की शराकतदारी की, जो एशिया कप में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी शराकतदारी है। और डरबन में खेले गए T20 सीरीज़ के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 111 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने मैच तकरीबन एकतरफा जीत कर सीरीज़ का शानदार आगाज़ किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 226 रन बनाए थे। टीम की जानिब से कप्तान मार्श ने नाकाबिल शिकस्त 92 रन और टिम डेविड ने 64 रन की शानदार इनिंग खेली। हदफ का ताक़ुब जनूबी अफ्रीका की टीम ने सिर्फ 115 रन बनाकर किया और 111 रन से मैच हार गई। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नौजवान गेंदबाज तनवीर संघा ने T20 इंटरनेशनल कैरियर में डेब्यू करते हुए 4 बल्लेबाजों को 31 रन देकर अपना शिकार बनाया। उधर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने बुध को T20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। आसान जीत के साथ मेजबान टीम इंग्लैंड ने 4 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर लिया है। इंग्लिश टीम की जानिब से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मलान ने निस्फ सेंचुरी बनाकर टीम को फतेह से हमकिनार किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 139 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 14 ओवर में सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर ही कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से 3 विकेट लेने वाले ब्राइडन कास को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। योग सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी है। इसीलिए हमें योग को मुकम्मल तौर पर अपनाना चाहिए। आज योग सूत्र की सीरीज़ में क्या बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा, आइए सीखते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण है कि हम अपने प्रजनन अंगों को, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखें। चाहे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे पुरुषों के, दोनों ही स्थिति में बिलाव आसन एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसका नियमित अभ्यास हमारी जितनी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, फिर चाहे वो लो स्पर्म काउंट है, चाहे वो इनफर्टिलिटी है, चाहे वो कंसीव न कर पाना है, चाहे वो PCOS, PCOD है, इवन हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बिलाव आसन के नियमित अभ्यास से ठीक होता है। कैसे करते हैं बिलाव आसन, इसको अच्छे से समझिए। पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जान लें कि हमें अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए योगमय जीवन भी जीना है। और योगमय जीवन के साथ साथ योगमय आहार यानी सात्विक जीवन शैली, सात्विक आहार, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक पूरी की पूरी संपूर्ण जीवन शैली है और योग को हमें जीवन शैली के रूप में समग्रता में ही अपनाना है। बिलाव आसन के लिए हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो क्रॉलिंग करते थे ना, बस वही स्थिति हमें ले लेनी है, क्रॉलिंग वाली, यानी कि हम इस स्थिति में आ जाते हैं, दोनों हथेलियां ज़मीन पर और दोनों पंजे ज़मीन पर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ से सांस भरते हुए कमर को अंदर नीचे की ओर दबाना, हिप्स को ऊंचा उठाना, चेहरे को ऊंचा उठाना, सीने को भी ऊंचा उठाना।
कंप्लीट इनहेलेशन, पूरा कमर का आर्क बन चुका है। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे, गर्दन को भी आगे लटका देंगे और कमर को गोल कर लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस छोड़ेंगे तो स्वतः मूल बंध लग जाएगा, यानी आपकी गुदा पूरी तरह से संकुचित हो जाएगी और फिर यहीं से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। बिलाव आसन का अभ्यास आप कम से कम 10 बार प्रतिदिन कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप इसको 3 रिपीटिशंस तक भी ले सकते हैं। बिलाव आसन करते समय मूल बंध स्वतः लग जाता है, यानी हमारा जो एनस है, जो गुदा है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप बिलाव आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। मुल्क के कई हिस्सों में आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुल्क के कई हिस्सों में इसे कल भी मनाया गया था। बाजारों में पिछले कई दिनों से रक्षाबंधन की गहमा गहमी ही नजर आ रही है। रक्षाबंधन सावन के महीने के पूरे चांद की तारीख को मनाया जाता है। इसके साथ ही सावन का महीना भी अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।